कि जो लोग आज हमें दिग्भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को ये बात करनी चाहिए कि 2024 में अगर पार्लियामेंट में कोई आएगा तो वो बहुजन समाज की पार्टी आएगी, एक थर्ड फ्रंट आएगा जो इस पार्लियामेंट का नाम बदल के, जो इन पे नाम तक नहीं ढूंढा गया है, जो इन्होंने नाम इसका रखा है सेंट्रल विस्टा, इसका जो नाम होगा डॉक्टर अंबेडकर भवन होगा। परंतु अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि उसका सेंट्रल विस्टा का नाम सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर रख दिया जाए और हमारी जो क्रांति है, हमारी जो लड़ाई पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हमारी ना तो नाम की लड़ाई है, ना हमारी फोटो की लड़ाई है। आप ये देखिए कि 1990 में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो फोटो लगी है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर कई लोग ये कहते हैं कि इसमें हम जेल गए और हमने अपना खून पसीना बहाया, तब जाके हमने मूर्ति लगवाई। परंतु मैं वही कहना चाहता हूँ कि उस मूर्ति को लगने के बाद लगातार राजनीतिक रूप से हम गिरावट में आए हैं और हमें राजनीतिक रूप से उस पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को बैठाना है। तब उस पार्लियामेंट का नाम चाहे सेंट्रल विस्टा रखो या कुछ भी रखो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कहना था कि ये जो मास्टर की है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो सबसे पहले बाबा साहब और बहुजन समाज को जो नाम रखने की पैरवी करते हैं, उन सभी लोगों को पैरवी करनी चाहिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर पार्लियामेंट का नाम बदलकर इस पार्लियामेंट का नाम बहुजन समाज के किसी भी महापुरुष पर, विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर रखें। जिस सेनगोल का आप नाम ले रहे हैं वो उसका संसद में क्या काम? शायद ये वो राजदंड है जिससे राजा दंड देते थे। शायद ये वो छड़ है जो कि डराने के लिए काम आती थी। शायद ये वो छड़ है जो एक विशेष व्यवस्था को संसद के अंदर लागू करना चाहती है। अब एक बात सवाल उठता है कि क्या इस छड़ का ऐतिहासिक या राजनीतिक महत्व है? तो हम मानते हैं कि इसका जो है विशेष धर्म से लेना देना है, इसी वजह से शायद उसको संसद में लाया गया। लेकिन देश में तो लोकतंत्र, राजतंत्र का ये चिन्ह है। ये देखिए बिल्कुल सही बात है कि ये जो राजतंत्र का जो चिन्ह है, जो 1947 में जब अंग्रेज गए थे तो सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से ये जो नेहरू जी हैं उन्हें देके गए थे और ये जो इलाहाबाद के म्यूजियम से इसको लाया गया है, ये राजतंत्र का प्रतीक ही है। क्योंकि लोकतंत्र का प्रतीक तो हमारा अशोक स्तंभ है। लोकतंत्र का प्रतीक तो जो है अशोक का वो स्तंभ है जिसमें चारों तरफ शेर बने हुए हैं। परंतु जब इस सेनगोल की बात होती है तो सेनगोल के अंदर दो थ्योरी निकल के आती है। एक थ्योरी ये है कि ये जो है राजतंत्र का प्रतीक है। दूसरी थ्योरी ये निकल के आती है कि ये जो सेनगोल है बुद्धिज्म का प्रतीक है। अब ये बुद्धिज्म का प्रतीक कैसे है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि अशोक चिन्ह की जब बात करते हैं तो उसमें भी एक बैल बना हुआ है और वो बैल कमल के फूल पर बना हुआ है। वो जो चोल शासक थे, जो बुद्धिस्ट शासक थे, उनसे रिलेटेड है। तो इसका जो प्रतीक है अशोक स्तंभ के साथ साथ कुछ लोग ये मानते हैं कि बुद्धिज्म का भी प्रतीक है। परंतु हम भारत में रहने वाले हर उस प्रतीक का विरोध करते हैं जो भारत को एक विशेष विचारधारा से जोड़ने का काम करता है। लेकिन दंडवत हुए हैं मोदी जी, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब ये आप दंडवत की बात करते हैं तो मुझे नहीं पता कि वो पार्लियामेंट के सामने दंडवत हुए हैं या कुछ विशेष विचारधारा के जो लोग हैं उनके सामने दंडवत हुए हैं या एक विशेष विचारधारा को प्रभावित करने के लिए दंडवत हुए हैं। और दंडवत होने के बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। परंतु जब माननीय प्रधानमंत्री जी दंडवत होते हैं तो अगर वो शायद पार्लियामेंट के सामने दंडवत होते तो अच्छा लगता। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जब वो दंडवत होते हैं तो उस तरफ खड़े हुए लोग जिनके सामने वो हो रहे हैं उनका जो भाव भंगिमाएं हैं आप उनको देखिए। दूसरी बात, भारत के या दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि वो एक विशेष धर्म के सामने या एक विशेष चिन्ह के सामने दंडवत हो जाए। इससे जो भारत की जो सोवरेनिटी है उसको भी खतरा है और भारत की जो एकता है उसको भी खतरा है और भारत के जो लोग हैं उनको भी खतरा है। क्या संसद का जो नई संसद बनी है इसका जो हिंदूकरण किया गया है? बिल्कुल किया गया है। देखिए, मैं हिंदू शब्द तो खैर मुझे नहीं पता कि हिंदू शब्द क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, परंतु इसमें एक विशेष विचारधारा को लाया गया है। बहुत अच्छा होता अगर वहाँ पर एक ईसाई पादरी होते, मुस्लिम मौलवी होते, बुद्धिस्ट मोंक होते, जैन होते, आदिवासी होते, एससी होते, अनुसूचित जाति से संबंधित लोग होते, महिलाएं होती और हर विचारधारा, हर पंथ का एक व्यक्ति जो है अगर वहाँ मौजूद होता तो हम मानते कि भारत को राष्ट्र बनाया जा सकता है और राष्ट्र के अंदर सभी की भूमिका है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस प्रकार का ये आज मखौल हमारा उड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत एक संपूर्ण लोकतंत्र है या उसमें राजतंत्र और धर्म हावी हो गया है जैसा कि दूसरे देशों में। क्या जो महिला राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, मुर्मू जी, उनको नहीं बुलाया गया, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि अगर
संसद का उद्घाटन महिला राष्ट्रपति ने नहीं किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्त्री विरोधी मानसिकता है, कहीं ना कहीं ये अनुसूचित जनजाति विरोधी मानसिकता, और कहीं ना कहीं ये मानसिकता अपने आप को सुपीरियर करने का है कि क्यों किस प्रकार। अब ये कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल कई टूटते हैं संसद के अंदर। दूसरी बात, अगर आप एक महिला जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती है उसको नहीं बुलाते तो कहीं ना कहीं आपकी जातिवादी और स्त्री विरोधी मानसिकता को यह दर्शाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ लोग जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम इस नई संसद का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर उन्हें विरोध करना चाहिए था तो उन्हें विरोध करना चाहिए था कि इस संसद के अंदर जो ये भगवाकरण हो रहा है, इस संसद के अंदर जो विचारधारा थोपी जा रही है उसके अंदर जो है उसका विरोध होना चाहिए था। अब आप ये देखिए कि जो लोग वहाँ बुलाए गए थे, जो विचारधारा थोपने के लिए वहाँ बुलाए गए थे, उन लोगों का किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विरोध नहीं किया है। लेकिन सर 28 तारीख को सावरकर की जो जन्म दिवस भी है, लोग कह रहे हैं कि इस दिन तो एक माफी वीर का जन्मदिन है, उस दिन जो संसद का उद्घाटन किया गया है। देखिए, अगर जो वर्तमान सरकार है इस भारत के संसद को 26 जनवरी, 26 नवंबर या 15 अगस्त को इनॉग्रेशन करती तो हम मानते कि राष्ट्र हित में राष्ट्र के दिन वाले दिन जो है ये राष्ट्र को सौंपा गया है। परंतु 140वें जन्मदिन पर, माफी वीर के 140वें जन्मदिन पर अगर इसका उद्घाटन ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से किया गया तो मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि भारत के संविधान के विरुद्ध है। भारत के संविधान के अंदर यह है कि कोई भी सरकार जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगी और आप नक्षत्रों के हिसाब से और टोटकों के हिसाब से और टोने टोटके के हिसाब से अगर भारत की संसद का जो अगर आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संविधान विरोधी है और भारत के बहुसंख्यक लोगों की विचारधारा और आस्था के विरोध में है। उनका चित्र लगाया गया है संसद में, उनकी जो फूल चढ़ाए गए हैं मोदी जी के द्वारा। देखिए, अगर ये किया गया है तो मोदी जी पे सबसे पहले राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर इस प्रकार का अगर कोई भी राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करना है तो वो सिर्फ राष्ट्रवादी लोगों को होगा, देशद्रोही लोगों को नहीं होगा। दूसरी बात यह कि आप एक व्यक्ति को अगर पार्लियामेंट का शिल्पकार बता रहे हैं या पार्लियामेंट के अंदर उसकी मूर्ति लगा रहे हैं और अन्य लोगों को छोड़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सेडिशन है और देश के खिलाफ युद्ध है, क्योंकि देश के खिलाफ आप उस व्यक्ति को स्थापित कर रहे हैं जिसकी विचारधारा जो है संविधान के विरोध में है। जिस तरह से जो है दक्षिण के जो है ब्राह्मण लाए गए हैं संसद में, ये उत्तर भारत के ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि उनकी जगह इस भारत के वर्तमान व्यवस्था में क्या है। ये उत्तर भारत के जो ब्राह्मण मठाधीश है या ब्राह्मण चेहरे हैं उन लोगों को ये बात उठानी चाहिए कि क्या कारण है कि 19-20 लोग जो है साउथ से लेके आए और उत्तर भारत से नहीं लेके आए। तो ये सवाल है, आप उनसे जाके पूछे तो बहुत अच्छा होगा। क्या उत्तर भारत ब्राह्मणों का ये अपमान हुआ है? बिल्कुल, ये तो अरे ये कैसा सवाल आप करते हैं? उत्तर भारत से क्या आपको कोई भी ऐसा एक भी योग्य ब्राह्मण नहीं मिला जो भारत के संसद के समय उसमें उसको वहां बुलाया जाता? क्या कारण है कि सभी के सभी लोग साउथ से बुलाए गए? अरे मैं तो अब से पहले ये सोचता था कि ये लोग जो है SC ST OBC में ये अत्याचार करते हैं, परंतु नई संसद के समय तो खुलकर ये आ गया कि ये ब्राह्मणों के साथ भी अत्याचार करते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। उत्तर भारत के अंदर भी बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण नेता हैं। उत्तर भारत के अंदर भी बहुत सारे जो ब्राह्मण मठाधीश है वो है, परंतु उत्तर भारत से एक भी ब्राह्मण नेता को ना बुलाना, ब्राह्मण मठाधीश को ना बुलाना, ब्राह्मण गुरु को ना बुलाना, ब्राह्मण शंकराचार्य को ना बुलाना, तो कहीं ना कहीं अब मेरे मन में भी ये शंका पैदा करता है कि सिर्फ SC ST OBC के साथ अत्याचार नहीं हुआ, बल्कि उत्तर भारत के बहुत सारे लोगों के साथ, हर जाति के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके जरिए बीजेपी तमिलनाडु में एंट्री कर जाएगी। देखिए, चाहे तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं की भी बात हो, चाहे अगर ये राजनीतिक स्टंट है तो ये सवाल जो है वो उत्तर भारत से उठना चाहिए कि क्या कारण है कि आज जो उत्तर भारत के लोगों को अनदेखा किया गया। और मैं यहाँ पर क्षेत्रवाद नहीं फैला रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, मेरा मकसद ये है कि एक विशेष विचारधारा के व्यक्ति अगर एक क्षेत्र से बुलाए गए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा भारत के अंदर क्षेत्रवाद फैलाने की और भारत के अंदर दोनों क्षेत्रों में उत्तर भारत और दक्षिण। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जहाँ सेंगोल रखा गया वहाँ पर संविधान होना चाहिए था। देखिए, सेंगोल जो रखा गया है, पहली बात ये मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं भी ना तो संविधान में ना ही बिजनेस रूल्स में इस बात का व्याख्या है कि जो नई पार्लियामेंट कैसे चलेगी, ठीक है। और अगर ये सेंगोल रखा गया और वहाँ संविधान रखना चाहिए था तो
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विरोधी लोग नाटंकी कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, हम इसलिए इस संसद का बहिष्कार कर रहे हैं। तो उन लोगों से मेरी अपील है कि दोबारा आप वहाँ पर आएँ, दोबारा इसका विरोध करें और दोबारा कहें कि जहाँ पर सेंगोल रखा गया है वहाँ पर या तो अशोक चिन्ह होगा या संविधान होगा, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी जो नियत है, उनकी जो मानसिकता वो नूरा कुश्ती की है। जो विपक्षी पार्टियां हैं सर, किसी ने भी जो पूरी ब्राह्मणीकरण किया गया नई संसद का विरोध नहीं किया है किसी भी विपक्षी पार्टी ने। देखिए, यही बात तो भारत के हिंदू, भारत के मुस्लिम, भारत के सिख, भारत के जैन, भारत के बुद्धिस्ट, भारत के अन्य जो लोग हैं उन सभी को सोचना पड़ेगा कि नई संसद में आपका प्रतिनिधित्व कहाँ है। आप ये देखिए कि पूरे के पूरे भारत को इन्होंने इग्नोर कर दिया, पूरे भारत की व्यवस्था को इन्होंने इग्नोर कर दिया, पूरे भारत के पंथों को इन्होंने जो है इग्नोर कर दिया, और उसके बाद में भी कोई भी विपक्षी पार्टी अगर इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, और ये बहुजन समाज के लोग ही हैं जो इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज, तो मुस्लिम समाज में से 1 या 2 लीडर को छोड़ के किसी की आवाज़ इस बारे में नहीं निकली कि हमारा भी प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए। बिहार की एक पार्टी कह रही है जो इसका डिजाइन है वो ताबूत की तरह है। देखिए, वो तो मैं एक बात बता दूं कि मैं बाबा साहब को मानने वाला हूं, तो ताबूत की तरह हो या ना हो, परंतु अगर नई संसद बनी है और नई संसद के अंदर भारत को राष्ट्र समर्पित हुई है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। आप चाहे डिजाइन इसका कैसा भी हो, अगर वो हमारी है, वो पूरे भारत की